नमस्कार। आज हम भारत में स्वदेशी आंदोलन, भारत में किस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट चला, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय पर चर्चा की थी, उसी क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के साथ साथ भारत में एक नया आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 1905 के बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद में भारतीय जनमानस में ब्रिटिश सरकार के प्रति तीव्र असंतोष पैदा हुआ था और बंगाल विभाजन के पीछे का जो उनका भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का और भारत में जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा देने का ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, उनकी जो मंशा थी, वो भारतीयों के सामने स्पष्ट रूप से उजागर हो गई थी। तो इसी नीति को तोड़ने के लिए भारत में जिस आंदोलन का जन्म हुआ उसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। 1906 में भारत में ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस स्वदेशी आंदोलन के अंदर जिस प्रकार से इस आंदोलन को चलाया गया, और इसका नाम भी स्वदेशी इसीलिए रखा गया कि अब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। तो इस आंदोलन का जो प्रभाव था लगभग संपूर्ण भारत के अंदर इसका प्रभाव था और भारत के अंदर किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, उच्च शिक्षा में पढ़े लिखे लोगों से लेकर के समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबका, यहाँ की पहली बार महिलाएं भी इस आंदोलन के अंदर शामिल हुई और इस आंदोलन ने एक बड़े आंदोलन का रूप धारण किया। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन था, इस स्वदेशी आंदोलन के अंदर चार जो है वो मुख्य उद्देश्य रखे गए थे कि चार मुख्य उद्देश्यों को लेकर के ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इस आंदोलन के जो चार मुख्य उद्देश्य थे, जिसके अंदर सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो अंग्रेजी वस्त्र है, अंग्रेजी कपड़े हैं, जो विदेशी कपड़े हैं, विदेशों से आ रहे हैं, उन कपड़ों का, नमक का और चीनी का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक तरीके से उनका बहिष्कार करने की नीति अपनाई गई। दूसरी जो इसके अंदर नीति थी वो ये थी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो वेतनिक पद थे, उन पदों को और जो परिषदें थी, ब्रिटिश परिषदें थी, उन सभी परिषदों से त्याग पत्र देने की नीति अपनाई गई। तीसरी जो नीति थी वो तीसरी नीति अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार की थी कि अंग्रेजी शिक्षा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और चौथा जो इसका उद्देश्य था वो चौथा उद्देश्य था कि स्वदेशी को अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार मुख्य उद्देश्य को लेकर के ये आंदोलन प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन के अंदर इन चारों बातों का बहुत ध्यान रखा गया। इसीलिए कहा जाता है कि इस आंदोलन के दो पहलू थे, एक नकारात्मक पक्ष था और एक सकारात्मक पक्ष था। नकारात्मक पक्ष जिसको हम बहिष्कार की संज्ञा देते हैं कि बहिष्कार जो है इस आंदोलन का मुख्य हथियार था, यानी विदेशी प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक नीति का, प्रत्येक कानून का, नियम का जो भी विदेशी सरकार ने बनाया है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। दूसरा जो इसका सकारात्मक पक्ष था वो था स्वदेशी को अपनाना। तो इस प्रकार से आंदोलन बहिष्कार और स्वदेशी, इन दो बातों को लेकर के चला था। तो स्वदेशी को अपनाने के लिए क्या करना था कि स्वदेशी को अपनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए कि हम सबसे पहले जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका बहिष्कार करेंगे और अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर हम स्वदेशी, जो प्राचीन भारतीय, जो पौराणिक हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारे साहित्य है, जो हमारे वेदों में, पुराणों में जो बातें कही गई है और जिस प्रकार से भारत किसी समय में विश्व गुरु का दर्जा पाता था, उसी अपनी शिक्षा पद्धति को भारतीयों के अंदर लागू करेंगे। और उसको लागू करने के पीछे इनका उद्देश्य ये था कि कहीं न कहीं ये भारतीयों में अपने पौराणिक गौरव को जागृत करेगी और उस पौराणिक गौरव को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की तीव्र भावना जागृत होगी। तो इस तरीके से विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करके स्वदेशी शिक्षा को अपनाया गया और इसके लिए जो प्रयास किए गए, जैसा हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। तो इस तरीके से बंगाल नेशनल स्कूल के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा से ओतप्रोत शिक्षा को दिया गया और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, वकील थे, उन लोगों ने खुद ही आगे आकर के शिक्षक के रूप में
अपनी भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी। जैसे मदन मोहन मालवीय ने शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भूमिका निभाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने भूमिका निभाई। तो इन लोगों ने स्वयं ही आगे आकर के भारतीयों को भारतीय और अपनी राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति उनके अंदर ये भाव जागृत करने का प्रयास किया और विदेशी शिक्षा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। दूसरा जो इसके अंदर सकारात्मक इसके अंदर प्रभाव पड़ा वो ये था कि जब त्यागपत्र देने की बात आई तो बहुत सारे वकीलों ने, बाद में इसको बहिष्कार को भी बहुत आगे बढ़ाया गया, केवल गैर सरकारी और अवैतनिक पदों को नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्थान थे, ऐसे सरकारी, जैसे न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। वकीलों ने जो है वो कोर्ट में जाना बंद कर दिया और विदेशी माल का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। महिलाओं ने धरने देने शुरू कर दिए, महिलाओं ने पिकेटिंग करना शुरू कर दिया, शराब की दुकानों के आगे धरने दिए गए, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाना प्रारंभ कर दिया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जो ब्रिटिश माल था वो वहीं का वहीं अटक गया। तो इससे क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि अब जो भारतीय परंपरागत और जो देसी उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला, कि भारतीयों ने स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो भारतीय जो देसी उद्योग थे और भारतीय जो हस्तकरघा उद्योग था वो एक बार पुनः धीरे धीरे अपने पटरी पर आने लगा। तो अंग्रेजी सरकार ये भयभीत होने लगी कि उनका जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार हो रहा है और कहीं न कहीं उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके बारे में लिखा भी है, उन्होंने चर्चा भी की है। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसे ही वो चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने भी दमनकारी नीतियों को और अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कठोर से कठोर कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जिन विद्यार्थियों ने जो अंग्रेजी स्कूल थे जिनको छोड़ दिया था उन सबकी डिग्रियां निरस्त कर दी। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया और उनको बुरी तरीके से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको कोड़ों से मारा गया, उनको जेल में ठूस दिया गया और बहुत सारे उन्होंने इस तरीके से प्रयास प्रारंभ कर दिए। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन चक्र तेज होने लगा वैसे वैसे भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का उदय भी तीव्र होने लगा। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि ये जितना भी तुम लोग हमारे पैरों के अंदर बेड़ियां डालोगे तो धीरे धीरे ये लोहे की बेड़ियां जो है वो हमारे भावनाओं से, हमारे मजबूत राष्ट्रवाद से चटकने लग जाएगी और जितनी भी तुम जो है लाल पीली आंखें भारतीयों को दिखाओगे उतना ही भारतीयों के मन में धैर्य जो है वो और विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने जिस तरीके से दमन चक्र इस पर लागू करने का प्रयास किया उसके विपरीत भारतीयों के मन में और अधिक जो है वो स्वदेशी को अपनाने और स्वदेशी आंदोलन को और भी अधिक रूप में आगे बढ़ाने का उनके अंदर जज्बा जो है वो बढ़ता गया। तो इस तरीके से ये जो स्वदेशी आंदोलन था जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार ये दो मुख्य बातों को लेकर के ये आंदोलन छेड़ा गया था और ये अपने बहुत ही बड़े रूप में ये आंदोलन आगे बढ़ा। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि जो बंगाल विभाजन 1905 का हुआ था उस 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 में इसी स्वदेशी मूवमेंट के दबाव के कारण वापस रद्द करना पड़ा था। बहुत सारे जो पढ़े लिखे भारतीय थे जिनको अंग्रेजों ने सम्मानित किया था, उनको जो उपाधियां दी गई थी उन सब ने अंग्रेजों की उपाधियां लौटाना प्रारंभ कर दिया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को वापस कर दिया और इस समय में सुंदर जो है वो भारतीय साहित्य का सृजन होने लगा। बहुत ही सुंदर सुंदर कविताओं का इस समय में सृजन होने लगा और स्वदेशी का जो मूल मंत्र है वो वंदे मातरम बन गया। हर जगह पर वंदे मातरम का नारा और वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम को बैन भी किया लेकिन भारतीयों ने उसको अस्वीकार कर दिया और वंदे मातरम के घोष के साथ में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। तो इस तरीके से विदेशियों के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने की जो बात थी वो इस आंदोलन के अंदर चली। अब इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि अंग्रेजों ने भी पूरी तरीके से भारतीयों को, भारतीय समाज को अलग करने का और भारतीय समाज में फूट डालने का पूरा प्रयास किया और इसके लिए 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1906 में ढाका के अंदर मुस्लिम लीग का गठन हुआ और उस समय में ब्रिटिश वायसराय के द्वारा उसको पूरा सपोर्ट किया गया था और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इस मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और कुछ जो है मुस्लिम लीडर्स थे उनको एकत्र करके
उन्होंने उनमें ये भावना उनके अंदर बैठा दी कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर मुस्लिमों का कभी भी भला नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया, और इस मुस्लिम लीग का गठन होने के बाद में मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपरीत कुछ ऐसी बातों को, ऐसी डिमांड्स को रखना प्रारंभ कर दिया जिससे केवल मुस्लिमों का हित साधने का प्रयास किया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने कहीं न कहीं भारत में सांप्रदायिकता के बीज भी बोए, लेकिन फिर भी स्वदेशी आंदोलन जो है वो एक सफलतम रूप में अपने अपने मूवमेंट में चलता रहा। और ये जो स्वदेशी आंदोलन 1906 में प्रारंभ हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ पैरेलल चलता रहा। बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल प्रस्ताव के अंदर भी स्वदेशी शब्द का समावेश हुआ, और ये स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे करके उत्तरोत्तर गति प्राप्त करता गया, और ये भारत की आज़ादी तक साथ में रहा। तो कहीं न कहीं भारतीयों के मन में जो स्वदेशी का भाव है, जैसा हम जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जो स्वदेशी शब्द है वो बहुत पहले आर्य समाजी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि स्वदेशी ही उत्तम होता है। तो उस समय से भारतीयों के मन में ये शब्द था, लेकिन इसका प्रकटीकरण जो हुआ वो एक आंदोलन के रूप में 1906 के अंदर हुआ। तो ये स्वदेशी आंदोलन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसने भारतीय एकता को उजागर किया, भारतीयों के मन में इसने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, भारतीय समाज को इसने जो है वो एक मंच पर लाने का प्रयास किया। यानी समाज को एक मंच पर इस तरीके से लेकर के आया कि जो लोग विदेशी वस्तुएं खरीदते थे उनका सामाजिक बहिष्कार तक किया जाने लगा। यानी विदेशी वस्तुएं जिनके घर में होती थी, उनके घर में काम करने वाले नौकरों ने नौकरियां छोड़ दी, धोबियों ने उनके कपड़ों को इस्त्री करना छोड़ दिया, जो मोची थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ ऐसे लोग जो अंग्रेजों के समर्थक थे उनके जूते बनाना छोड़ दिया। इस तरीके से एक समय ऐसा आ गया कि जो विदेशी माल का स्टॉक था वो कलकत्ता के बाजारों के अंदर भर गया, उनको खरीदने वाला कोई नहीं रह गया था, और जो स्वदेशी और भारत में निर्मित वस्तुएं थी उनको भारतीयों ने बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था अपने उद्देश्य में सफल होता हुआ भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में आगे बढ़ता गया, और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। धन्यवाद।